अब बात करते हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितने तरह के होते हैं। खास तौर पर 3 तरह के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, लेकिन खास तौर पर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ये सेंट्रल फोर्स टाइप नहीं है, ये एक वैरायटी, ये एक स्पेशलिटी है। तो पहले बात करें कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जब भी कोई फोर्स, अगर वो कंजर्वेटिव है, जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, तो जो वो वर्क करता है वो वर्क उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था mg के बारे में, बताया था इसी चैप्टर में कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ग्रेविटी वाला mg। तो जब ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे छोड़ा, ड्रॉप किया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया था, mgh आया था। फिर मैंने उसको ऐसे फेंका, वो ऐसे गया, तब भी कितना आया था, mgh आया था। वो उसे मैं ऊपर फेंकू, ऊपर से तब भी नीचे आए, तो तब भी ये इनिशियल और फाइनल के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट s था। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी कर लो, पाथ पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और मैंने आपको, अगर मैं कहूं कि भाई यहां पर मास है, ठीक है, इस मास को घुमा फिरा के यहां तक लेके गए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया mgh। अब मैं वापस ऊपर ले आया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, मेरे नहीं, मेरा वर्क मत देखना, मेरा तो मिलेगा। तो नीचे जाने में तो हुआ mgh, और वापस आने में माइनस mgh, तो टोटल कितना हो गया, 0। एक पूरे पूरे राउंड के लिए, पूरी ट्रिप के लिए, है ना, इनिशियल से फाइनल और फाइनल और वापस से इनिशियल, तो पूरी ट्रिप के लिए जो वर्क है वो 0 मिलेगा राउंड ट्रिप के लिए। राउंड का मतलब साइकिल ही नहीं है कैसे भी। अब तो और बताऊं, देखो, a force is said to be conservative if work done by all the force is independent, work done by the force is independent of path and depends only on initial and final position. It does not depend on nature of path. नेचर कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आड़ा तिरछा है, प्लेन है कि या कैसा भी है, डजंट मैटर। वो तो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ में आई सभी लोगों को, हाँ कि ना? और बताऊं, चलो ये तो एग्जाम आगे आ जाएगी, थ्योरेटिकल बातें। अब जैसे एक तो कौन कौन से एग्जांपल हो गए, एक तो हो गया आपका ग्रेविटी, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपन के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सॉरी 12th वालों ने पढ़ा था ना वो तो, पर आप तो जानते ही, इतना तो अपन भी पढ़ेंगे। क्या दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, नहीं लगता है? अगर यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, मान लीजिए प्लस सी चार्ज। इलेक्ट्रॉन भैया जो घूम रहे हैं वी वेलोसिटी से, उनके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो फिर वो न्यूक्लियस की तरफ हमेशा अट्रैक्ट रहते हैं। एक कौन से फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। वैसे तो दो कंसेप्ट है यहाँ पर, एक कंसेप्ट तो ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये होगी, फोर्स ऐसे होगा ना, हमेशा 90 डिग्री पर होगा तो वर्क करेगा ही नहीं। दूसरी बात ये है, एक तो बात ये होगी, चलो वर्क ही नहीं कर रहा है, वर्क करेगा तो भी एक, अगर ये कैसे भी, मैं तो कह रहा हूँ ये ऐसे ऐसे घूम के ऐसे भी आएगा ना, कैसे भी एक चक्कर पूरा करेगा, टोटल वर्क डन 0 ही मिलना है, क्योंकि पूरे पाथ के लिए, क्लोज लूप के लिए, क्लोज पाथ के लिए टोटल वर्क डन कितना करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर 0 करता है ना। एक और स्प्रिंग की बात है, स्प्रिंग के बारे में हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में तो फोर्स के बारे में पढ़ा था, F=kx, और अभी वर्क के बारे में पढ़ानी है, वर्क आएगा इसके बाद में। स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वो कितना वर्क करता है। एंड स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, आप उसे खींचो, खींच के वापस वहीं ले आओ, वर्क डन खत्म हो जाएगा। यानी कि वापस लाने पर, लौट के बुद्धू घर को आए, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए अच्छी बात है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल आप आगे और आ जाएंगे, अच्छे से आपको लिखे मिल जाएंगे।
Central force, a force whose line of action always passes through a fixed point, which is known as central force, and whose magnitude depend only on distance from this point is known central force. All the force following inverse square. खास तौर पर कौन कौन से फोर्स तो इनवर्स स्क्वायर का मतलब नीचे आर स्क्वायर आ रहा हो। एक तो हो गया दो मासेस के बीच में, दो मासेस m1 m2, दो मासेस। आप देखो अट्रैक्शन तो इतना तो जानते ही है, वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एफ ग्रेविटेशनल एफ जी विल बी जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आप और ये आर डिस्टेंस है दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में, इतना तो आप जानते ही हो। क्या कि मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट ले लिया आपने, चूज किया ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, आप देखो इसको, देखो इस पर इधर की तरफ फोर्स है और इधर ऐसा आता लग रहा है, इस पॉइंट से क्रॉस होता हुआ दिख रहा है ऐसे, और इसको भी देखो तो उधर की तरफ, यानी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जाता दिख रहा है या पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ आता दिख रहा है, एक फिक्स, तो वही कह रहा है वो, ठीक है, हुज और passes through a fixed point which is known as center of force। नाम दे रखा है, कुछ खास बात नहीं है, लेकिन ठीक है सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स वो होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, कैसे लिख सकता हूँ, माइनस आर कैप से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डायरेक्शन जो है ये तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, और एफ आर का मतलब फोर्स आर पर डिपेंड कर रहा है ऐसे, ओ सॉरी ये तो रह गया था इनवर्स स्क्वायर, तो इस तरह से इनवर्स रिलेशन में डिपेंड कर रहा है। आप उसको ऐसे लिखा मिल जाए तो भी आप उसका एक एग्जांपल मान लेंगे, और ऐसा लिखा मिल जाए ये भी है ना, इज द सेंट्रल फोर्स सच एज ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलॉम फोर्स मैंने अभी अभी आपको बताया। जब जब आएंगे तब तब मैं आपको कहता रहूंगा कि भैया ये सेंट्रल फोर्स भी है। ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए सेंट्रल फोर्स के, वो सभी कंजर्वेटिव होंगे। चलिए ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, a force is said to be non-conservative work done by the force in the moving body depends upon the path। अगर पाथ पर डिपेंड कर लिया देन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ऐसा फोर्स जब वर्क करता है वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कहलाता है, क्योंकि जब वो वर्क कर रहा है तो वो वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, और एक लूप के लिए, क्लोज पाथ के लिए वो वर्क करता है, तो वर्क जीरो नहीं होता है बल्कि कुछ मिलता है, मैं तो कह रहा हूँ नेगेटिव मिलता है। आपने देखा था अभी अभी इससे कल आपने क्वेश्चन किए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या मिल रहा था, नेगेटिव मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, बोलो फ्रिक्शन क्या है, और कोई भी एयर रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस है, हमने पढ़ा हमने फ्रिक्शन पढ़ लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोई भी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। विस्कस फोर्स का नाम सुने हैं, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ाओगे विस्कोसिटी फोर्स जो है बढ़ जाएगा। मतलब ये है, मतलब क्या, मतलब अगर कोई फील करे या या तेज आंधी में आप हवा इधर की और आप उधर की तरफ दौड़ रहे हो, धीरे धीरे दौड़ोगे तो थोड़ी कम मुश्किल होगी, तेज तेज दौड़ोगे तो ज्यादा मुश्किल होगी। फील किया किसी ने कभी ऐसा करके? यस सर। और कोई स्विमिंग जानता है, स्विमिंग किया है किसी ने? लिक्विड फ्रिक्शन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी ने स्विमिंग किया है तो उसको तो बहुत अच्छे से अनुभव हो जाएगा। कैसे? धीरे धीरे तैर रहे हैं, आराम से मजे से चलते जा रहे हैं, थकावट भी कम है। जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई तो आपको लगेगा आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है, क्योंकि सामने जो आपके मतलब अपोज कौन कर रहा है, पानी कर रहा है, वो अपना रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। ठीक है, ठीक है। डिम्पल जी ने मतलब स्विमिंग कर रखी है? आती है, तैरना आता है?
आता है क्या सब लोगों को तैरना? किसी को नहीं आता? मैंने भी कर रखी है, छोड़ना नहीं। और कहीं किसी को बचाने के लिए कूद मत जाना, मालूम चला हम ही नहीं बचे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपन सब, मैंने भी काफी स्विमिंग करी और मैं अभी भी मौका मिलता है करता हूँ। लेकिन वो है कि स्विमिंग पूल जो है घर के पास तो है 2 किलोमीटर दूर, लेकिन टाइमिंग थोड़े से कभी चले जाते हैं कभी नहीं। नहीं, संडे तो चला ही जाता हूँ मैं अक्सर, पर अभी तो मतलब मजा नहीं आ रहा, मौसम जो है इतना अच्छा नहीं है। गर्मियों में मजा आता है एंड उसमें समझ में आता है ना। बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ द वर्ल्ड स्विमिंग, पूरी बॉडी के लिए। वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्सेस मैंने कहा था आपको, फ्रिक्शनल फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। दिस इज बिकॉज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ पाथ। बदल दोगे, लेंथ बदल दोगे तो वर्क डन भी बदल जाएगा। सही बात है, पढ़ लो इसको, सब बता चुका हूं मैं आपको। ये भी मैंने अभी अभी बताया। ऑल वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस सच एज रेजिस्टेंस, विस्कस, नॉन कंजर्वेटिव। पढ़ लो एक बार। चलिए देखें और क्या बात है। डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव वर्डन इन राउंड ट्रिप इज जीरो, जैसे ग्रेविटेशनल, इधर जीरो नहीं होता है। सेंट्रल फोर्सेस स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। वाह, और कोई नहीं दिया क्या? mg और आपका G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और K q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना? काफी है। उधर देखो, मैंने कहा था ऑल वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस आर इन नेचर, ड्रैगिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, फैलाना ढिकाना। When conservative force act within a system, the kinetic energy and potential energy can change. However, there are some, the mechanical energy of system remains same. ये तो भाई साहब मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो हम डिटेल में करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब यूज होता है? जब सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा। नो नॉन कंजर्वेटिव, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं करेगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क एक्ट नहीं करेगा। सिर्फ कौन करेगा? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जब एक्ट करेगा तो ही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज कर पाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी में दो चीजें होती हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, बस। और क्या, पढ़ लो इसको एक बार। वर्क डन इज नॉट, ठीक है, वर्क इज डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, इज नॉट रिकवरेबल। भाई फ्रिक्शन जो वर्क करता है, अगर हम जूता है शूज को ऐसे, है ना, जूते घिस जाते हैं ना हमारे, किसके कारण घिस रहे हैं? फ्रिक्शन के कारण। और आप क्या सर एक काम करते हैं, जहां से शुरू गए थे हम वापस वहीं आ जाएं, हमारे जूते नहीं घिसेंगे? ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, रिकवरेबल नहीं है, ठीक है।